वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर यानी कि बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर एंसेंट हिस्ट्री के न्यू सिलेबस के बारे में। आप सभी को पता होगा, बहुत ज़्यादा आप लोगों की डिमांड हो रही थी, बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि सर जी एंसेंट हिस्ट्री का जो सिलेबस है उसको डिस्कस कीजिए, उसका मॉडल पेपर दीजिए और उसके बारे में बताइए। तो इसीलिए मैंने सोचा कि एंशियंट हिस्ट्री का आपको दे दिया जाए। तो न्यू सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आपको पुस्तक जो लेनी है वो एक प्रकार से आप ले सकते हो। पुस्तक का नाम ही है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। ठीक, तो ये आपको पुस्तक लेनी है। और आपके सिलेबस में क्या आपको पढ़ना है, 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है इसी के बारे में आपको पढ़ना है ओवरऑल। ओके, तो आइए देखते हैं हमको किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उनसे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, और कितने चैप्टर्स कितनी इकाइयों में आपका सिलेबस बटा हुआ है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बताने का प्रयास करेंगे। प्राचीन इतिहास का यह सिलेबस होगा। इससे पहले जो इतिहास का सिलेबस मैंने दिया है वो आप लोगों ने देखा था, जिसको मध्यकालीन इतिहास भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या किया गया है, जो न्यू सिलेबस है उसमें एक पार्ट है आपका प्राचीन इतिहास का, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास, पुरातत्व एवं संस्कृति। ये एक विषय मान लिया गया है, पुरातत्व और संस्कृति इसमें शामिल की गई। और एक है केवल हिस्ट्री, जिसमें आप लिखा मिलेगा। तो हिस्ट्री को शुरुआत से आपने, यानी कि जो है आपने 1206 ईस्वी तक आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ लिया था, शुरुआत से लेकर के 1206 के बाद में आपने पढ़ा जो है खास करके 1757 तक के बारे में, लगभग मतलब जब तक मुगल सल्तनत का रहता, मतलब मुगल सल्तनत के बारे में और दिल्ली सल्तनत के बारे में आपने पढ़ लिया सेकंड सेमेस्टर में। अब उसके बाद थर्ड सेमेस्टर में आपको 1757 के बाद आप देखते हैं 1947 तक का जो समय काल है वो पढ़ना है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका कैटेगराइजेशन उसमें था। लेकिन ये जो प्राचीन भारतीय इतिहास है, पुरातत्व एवं संस्कृति, इसमें आपको एक प्रकार से ये पढ़ना पड़ेगा। उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है, यानी इस समय के इतिहास के बारे में हमको जानना है। तो आइए चर्चा करते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स हम लोगों को पढ़ने, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें संकलित की गई है। देखते हैं यहाँ पर आपके पेपर का क्या नाम है, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। क्या नाम है, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। ठीक है, 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो समय काल है इसके बारे में हमको पढ़ना है। आपका जो चैप्टर है वो इस प्रकार से सिलेबस में डिवाइडेड है, मतलब कि ये आप देख सकते हो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो ये अंग्रेजी में आपका सिलेबस, इसका स्क्रीनशॉट आप सभी लोग ले सकते हो और मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। ओके, टेलीग्राम मेरा है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, शुक्ला स्टडी पॉइंट के नाम से ही टेलीग्राम है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। और इसके बाद में मैं और आपको बता दूं कि आप लोग जो है हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, शुक्ला स्टडी पॉइंट। जो है स्पेस नहीं बीच में, आप डायरेक्ट लिखेंगे, सर्च करेंगे शुक्ला स्टडी पॉइंट, मतलब बिना स्पेस के, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा ही नाम आएगा। तो आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज हमारा शुक्ला स्टडी पॉइंट नाम से है, तो उसको आप लाइक और फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर आपको जो है ये सब जानकारी मिलती रहेगी और भी चीज़ें, तो आप हमको फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, चले। तो यहाँ पर केवल अंग्रेजी में सिलेबस है आपका यूनिट वाइज। अब मैं चैप्टर वाइज सिलेबस को आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, जिस हिसाब से हम लोगों को वीडियो समझनी है। तो पहला चैप्टर हमको क्या पढ़ना है भाई, पहला चैप्टर हमको और आपको क्या पढ़ना है, अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत मतलब क्या होता है, किसके अध्ययन के स्रोत भैया, किसके अध्ययन के स्रोत। तो हमको पढ़ना है सोर्सेस ऑफ स्टडीज, लिटरेरी सोर्सेस एंड रिकॉर्ड्स। यानी ये आपका खास करके आपको क्या पढ़ना है भाई, जो अध्ययन के स्रोत है। अध्ययन के स्रोत का मतलब क्या होता है, जो ऐतिहासिक खास करके जानकारी मिलती है हमको, वो किन्हीं न किन्हीं स्रोतों के माध्यम से पता चलती है। जैसे कुछ साहित्यिक स्रोत होंगे, कुछ विदेशी यात्री आएंगे, कुछ पुरातात्विक स्रोत होंगे, 3 प्रकार के स्रोत होते हैं। तो खास करके हमको इस पहले चैप्टर के अंतर्गत ये देखना है, ये पढ़ना है कि 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का जो इतिहास रहा है, इस इतिहास के बारे में हमको जानकारी कहाँ कहाँ से प्राप्त होती है, पहले चैप्टर के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। यानी सोर्सेस ऑफ स्टडीज़, ये आपके चैप्टर 1 का नाम है। तो इसमें आपको साहित्यिक स्रोतों के बारे में, विदेशी लेखकों के विवरण के बारे में और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में जानना है। साहित्यिक स्रोत को अंग्रेजी में लिटरेरी सोर्सेस कहते हैं। आपको पता होगा कि इसमें बहुत सारी पुस्तकें हैं जिसके बारे में हमको जानकारी मिलती है। ठीक है, उसमें तमाम प्रकार की पुस्तकें आप सभी को पता होगा जिसके बारे में हमको इसके बारे में जानकारी मिलती है, तो उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी तमाम सारी अब आप देखेंगे
कि जैसे कि जो विदेशी लेखक हैं वो भी आते गए हैं, उन्होंने इस समय के बारे में जैसे ह्वेन सांग हो गया, ठीक है, ये उसकी एक पुस्तक है CU की, ह्वेन सांग का पुस्तक है, ह्वेन सांग चीनी यात्री था। तो इन सभी लोगों ने, अरब और मुस्लिम यात्री भी आए हैं। चचनामा नामक ग्रंथ जो है अरबों की सिंध विजय का विवरण मिलता है उसमें। महमूद गजनबी के साथ अलबरूनी आया था, तहकीकी हिंद उसकी ग्रंथ है, पुस्तक है उसका। तो राजपूत काल की संस्कृति पर प्रकाश डालता है। इसी प्रकार से अलग अलग चीज़ें हैं, आप सभी को पता होंगी ये सारी। तो कुल मिलाकर के इसके अलावा और भी तमाम सारी चीज़ें हैं। और पुरातात्विक स्रोतों में आपको पता होगा कि तमाम सारे लेख मिले हैं, तमाम सारे अभिलेख मिले हैं, जैसे कि बंगाल के पाल वंश का खालिमपुर अभिलेख मिला है, मुंगेर लेख मिला, खजुराहो का एक प्रकार से लेख मिला, चंदेल राजाओं के लेख हैं खजुराहो में, ठीक है। इसके अलावा और भागलपुर और बादल स्तंभ लेख है, सेन वंश के लेख, बंगाल के देवपाड़ा, बैरकपुर, तमाम प्रकार के लेख आपको मिलेंगे। तो इन्हीं सभी के बारे में हमको पढ़ना है, ओके। कुल मिलाकर के आपको पढ़ना क्या है, 647 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी में क्या होता है, 647 ईस्वी में हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद में उत्तर भारत में क्षेत्रीय स्तर पर कई राज्यों की स्थापना होती है। अब यहाँ से जो एक अखंड भारत था वो धीरे धीरे खत्म होने लगता है। हर्षचरित्र, कादंबरी, ये दो रचनाएं हैं जो जानकारी देती है हमको हर्षकालीन इतिहास के बारे में। बाणभट्ट ने लिखी है इन रचनाओं को। तो ये सब आपसे प्रश्न बनेगा, मैं चर्चा करूँगा, चैप्टर 1 समझा दूंगा आपको। इसके अलावा अब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करता रहूँगा। और आगे बढ़ते हैं तो अगला आपका चैप्टर आता है, कौन सा चैप्टर है भाई, दूसरा चैप्टर है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति। कश्मीर का राजवंश हमको पढ़ना है, कन्नौज का यशोवर्मन और सिंध का राजवंश पढ़ना है, ठीक है। द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर हर्षास डेथ, कश्मीर डायनेस्टी, यह और इसके अलावा यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, इसके अलावा सिंध डायनेस्टी। तो इन सभी के बारे में हमको थोड़ा थोड़ा जानकारी ग्रहण करनी है लगभग। तो इसके बारे में चैप्टर 2 में हम चर्चा कर लेंगे विस्तार से, ठीक है। पूरा हर की मगध, कश्मीर का राजवंश, इन सभी के बारे में, कारकोट वंश हो गया या उत्पल वंश हो गया, ठीक है, लोहार वंश हो गया, कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में, उनका विजय अभियान, और उनके और सिंध राज्यों में आप देखते हैं किस प्रकार से अरबों का आक्रमण होता है। इसके बाद में 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो होता है उसके नेतृत्व में अरबों का प्रथम आक्रमण होता है, सफल आक्रमण बोलते हैं जिसको, ठीक है। उस समय दाहिर जो था वो शासन कर रहा था यहाँ पर सिंध पर, और दाहिर की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जो थी उसका नाम था रानी बाई, उसका एक पुत्र था जय सिंह, उसने अरबों से संघर्ष किया और अंत में रानी बाई ने जौहर कर लिया, जय सिंह ने इस्लाम ग्रहण कर लिया और यहाँ से कासिम को एक प्रकार से अधिक मात्रा में स्वर्ण मिला। चचनामा के अनुसार खलीफा को भेजी गई राजा दाहिर की 2 अविवाहित पुत्रियाँ थी, सूर्या देवी और परमाल देवी का कौमार कासिम से भंग एक प्रकार से कर दिया गया था। कुल मिलाकर के आप देखते हैं कई सारे चीज़ें। तो 712 ईस्वी से अरब से मुस्लिम जो है एक प्रकार से धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं और कुल मिलाकर इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए कुछ लोग आते हैं, कुछ लूटने पाटने के लिए आते हैं, अलग अलग तरीके से ये लोग आते रहते हैं और ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, ओके, क्लियर बातें। तो इस सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे आने वाले समय में, चैप्टर 2 के बारे में। आगे है आपका अगला जो चैप्टर हमको पढ़ना है वो पढ़ना है भाई कौन सा, राजपूतों की उत्पत्ति, यानी राजपूतों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ राजपूतास। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में प्रश्न उठता है, एग्जाम में प्रश्न बहुत पूछा आता है। इसमें एक विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत है, एक भारतीय उत्पत्ति का सिद्धांत होगा। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में बहुत सारे विद्वानों के नाम आते हैं, जैसे कि आप देखते हैं कर्नल जेम्स टाड हो गए, विलियम क्रूक हो गए, B.A. स्मिथ हैं, कनिंघम है, ईश्वरी प्रसाद हैं, भंडारकर, ईश्वरी प्रसाद भंडारकर, ठीक है, मतलब ईश्वरी प्रसाद अलग है, भंडारकर अलग हैं। ये लोग जो है इन लोगों ने राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति का प्रतिपादन किया, ठीक। इसके अलावा भारतीय उत्पत्ति का भी मत है, उसमें भी कई सारी चीज़ें, डॉक्टर जो है गौरी शंकर हीरानंद ओझा जी हैं, इसके अलावा C.B. वैद्य हैं, दशरथ शर्मा हो गए, B.S. पाठक हैं, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, B.N. पाठक, B.B. चट्टोपाध्याय, ये लोग राजपूतों को भारतीय मानते हैं और अलग अलग सिद्धांतों के द्वारा उसके बताते हैं कि इनकी उत्पत्ति हुई है। कुल मिलाकर के आप 7वीं सदी से लेकर के 12वीं सदी का जो इतिहास है ये राजपूत काल कहलाता है, ठीक है। और इसके दौरान इस समय इस बीच में 36 राजकुल का उल्लेख मिलता है। राज तरंगड़ी, पृथ्वीराज रासोर, कुमाल पारचलित, इसमें 36 राजवंशों का उल्लेख आपको इन तीनों पुस्तकों में मिल जाएगा। इस प्रकार से सारी चीज़ें आगे हम चर्चा करते रहेंगे। अगला चैप्टर हमको चौथा चैप्टर पढ़ना है गुर्जर प्रतिहार वंश, यानी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के बारे में। इंग्लिश और हिंदी दोनों में सिलेबस मैंने इसीलिए डिस्कस कर दिया ताकि आपको पता चल जाए कि कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में पढ़ना है। गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके बाद में आप देखते हैं आता है
गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है। इसके ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में समझेंगे, उत्पत्ति कैसे हुई प्रतिहारों की, उसके बहुत सारे विद्वान में मतभेद भी है, मूल स्थान क्या रहा इन लोगों का, ठीक है, और इनका शुरुआती इतिहास क्या रहा है। कन्नौज का गुर्जर प्रतिहार वंश, उसमें वत्सराज आते हैं, और भी लोग, नागभट्ट द्वितीय हो गए, रामभद्र हो गए, ठीक है, और मिहिर भोज हो गया, महेंद्रपाल प्रथम हो गया, महीपाल प्रथम हो गया, जिसको क्षितिपाल के नाम से भी जानते थे। तो इन सभी के बारे में चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो ये हो गया गुर्जर प्रतिहार वंश। इसके अलावा अगला आपका चैप्टर है, 5वां चैप्टर है बंगाल का पाल वंश, यानी कि पाल डायनेस्टी ऑफ बंगाल। पाल डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो आप सभी को पता होगा पाल डायनेस्टी के बारे में, पाल वंश, ठीक है। बताएं बंगाल के पाल वंश के बारे में आपसे आपका 5वां चैप्टर रहेगा। इसमें इसकी उत्पत्ति जानेंगे। उसके बाद में आप देखते हैं गोपाल आता है, जनता के द्वारा चुने जाने पर गोपाल ने पाल वंश की स्थापना करी है। 750 ईस्वी से 770 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद में आपको पता होगा इसका गोपाल का ही पुत्र था धर्मपाल, वो पाल वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है, ठीक है, धर्मपाल। और इसके अलावा आप देखेंगे कि देवपाल आता है। देवपाल जो था धर्मपाल का पुत्र था, ठीक, और पाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा अगर बोले तो धर्मपाल से भी ज़्यादा तो देवपाल आता है, ठीक। इसी प्रकार से आप देखते हैं देवपाल के उत्तराधिकारी बहुत सारे आते जाते हैं। उसमें महीपाल प्रथम, विग्रहपाल तृतीय, रामपाल हो गए, ये सब आते आते हैं। कुल मिलाकर के 1077 से 1026 ईस्वी तक, 1077 से 1126 ईस्वी तक आप देखते हैं रामपाल का एक प्रकार से शासन रहा। विग्रहपाल तृतीय का पुत्र था रामपाल, ये शासन करता है। कुल मिलाकर के जो है ये था एक प्रकार से आपका बंगाल का पाल वंश। उसके बाद में अगला चैप्टर आपका आएगा पाल वंश के बाद में, 6वां आपका आता है सेन राजवंश, यानी सेन डायनेस्टी। सेन डायनेस्टी की अगर बात की जाए तो इसमें आपको पता होगा शुरुआत में सेन खास करके आप देखते हैं तो दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक के कर्नाट क्षेत्र के निवासी थे और बंगाल में आकर के बस गए थे सेन लोग। और सेन शासक विजय सेन ने देवपाड़ा अभिलेख द्वारा, लक्ष्मण सेन ने जो है माधवनगर अभिलेख में इस वंश का आदि पुरुष नाम वीर सेन और चंद्रवंशी क्षत्रिय कहा इन लोगों को, ठीक। और ख़ास करके बल्लाल चरित्र में आप देखते हैं मिलेगा, बल्लाल चरित्र एक रचना, उसमें मिलेगा कि महाभारत के कर्ण से संबंधित कर जो है ब्रह्मक्षत्र परंपरा में रखा गया है सेन राजवंश। तो इसमें विजय सेन का नाम आता है, ठीक है। अंतिम पाल वंशी महान सम्राट जो था रामपाल, उसकी मृत्यु के बाद में विजय सेन ने जो है वारेंद्री यानी उत्तरी बंगाल जिसको बोलते हैं उसी को वारेंद्री कहते हैं, और पूर्वी बंगाल को अपने अधीन कर लेता है। और यहीं से सेन राजवंश का प्रारंभ हो जाता है। 1095 से लगभग 1158 ईस्वी तक शासन किया विजय सेन ने। फिर बल्लाल सेन आता है। बल्लाल सेन जो था ये विजय सेन का पुत्र था, ओके, और इसने भी शासन किया, ओके। और ये पाल शासक को परास्त किया था इसने 1162 ईस्वी में। अंतिम पाल शासक जो था उसको परास्त किया था, किसने, बल्लाल सेन ने परास्त किया था। बल्लाल सेन ने जीवन के अंतिम समय में संन्यास ग्रहण कर लिया और बल्लाल सेन ने अपनी सत्ता अपने पुत्र को सौंप दी और उसके पुत्र का नाम था लक्ष्मण सेन। और लक्ष्मण सेन आप सभी को पता होगा, ये लक्ष्मण सेन के बंगाल से 8 अभिलेख मिले हैं, ओके। और ख़ास करके आप देखते हो लक्ष्मण सेन भी प्रतापी था। लक्ष्मण सेन का शासन जो रहा 1179 ईस्वी से 1205 ईस्वी तक शासन करता है। 1230 ईस्वी तक यह वंश तुर्कों के अधिकार में चला जाता है। तो इस प्रकार से इस वंश का भी पतन होता है, ठीक। इसके अलावा अगला आपका जो वंश आता है उसका नाम है सोलंकी या गुजरात का चालुक्य वंश। तो सोलंकी या गुजरात का जो चालुक्य वंश है यानी कि सोलंकी और चालुक्य डायनेस्टी ऑफ गुजरात, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। तो इसमें आप देखते हैं मूल राज प्रथम आता है चालुक्यों का, या जो मूल राज प्रथम है या चालुक्यों की अन्य जो है अनहिल वाड़ शाखा का संस्थापक था। इसके पिता जो थे वो प्रतिहार शासकों का सामंत हुआ करता था। और प्रतिहारों के निर्बल पड़ने पर 771 ईस्वी में मूल राज ने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। और मूल राज पर शाकंभरी के जो चहमान थे एवं लाट शाखा के चालुक्य थे उन लोगों ने मिलकर के आक्रमण किया और मूल राज ने चाहमान शासक के से संधि करके लाट के शासक वाराप को पराजित कर दिया। और आप देखते हैं कि मूल राज प्रथम का एक प्रकार से प्रारंभ होता है। और मूलराज प्रथम ने 941 ईस्वी से लेकर के 955 ईस्वी तक शासन किया। फिर मूलराज के बाद में उसका पुत्र आता है चामुंडराज, उसने 1008 से लेकर के 1020 ईस्वी तक शासन किया। और दुर्लभ राज 1022 ईस्वी में राज्य किया। फिर भीमसेन प्रथम आता है। भीमसेन प्रथम जो था ये जो है चामुंडराज का पुत्र था। और भीमदेव प्रथम सोलंकी वंश का सर्वाधिक प्रतापी और शक्ति संपन्न सम्राट माना जाता है, ओके।
और इसके भीम आपको पता होगा कि इसके बाद में आता है भीमदेव के प्रथम, मतलब भीमदेव प्रथम के बाद में कर्ण आता है। और कर्ण जो है 1064 ईस्वी से लेकर के 1094 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, चालुक्य वंश से शासन जो है किया था कर्ण ने। और कर्ण के कल्याणी के चालुक्य शासक सोमेश्वर जो थे, यानी सामेश्वर जिसको कहते हैं, तो सामेश्वर द्वितीय के साथ मिलकर के परमार वंश के शासक जयसिंह को मार डालता है, मालवा पर अधिकार कर लेता है। परंतु परमार वंश जो था वो जयसिंह के उत्तराधिकारी उदयादित्य था, उन्होंने चहमान शासक विग्रहराज तृतीय से मैत्री करके कर्ण को पराजित किया और मालवा पर पुनः अधिकार किया। उस कर्ण के बाद में जयसिंह सिद्धराज आते हैं, और ख़ास करके जयसिंह सिद्धराज के बाद में आपको पता होगा कुमालपाल आते। जयसिंह सिद्धराज जो है ये 1094 से लेकर के 1143 ईस्वी तक शासन करते हैं। उसके बाद में कुमारपाल आते हैं, कुमारपाल शासन करते हैं। ठीक है, कुमारपाल ने 1143 ईस्वी से लेकर के 1172 ईस्वी तक शासन किया। फिर अजयपाल आते हैं। अजयपाल की बात की जाए तो 1172 से लेकर के 1176 शासन करते हैं। और एक नौकर ने छुरा भोंक करके इनको मार डाला था अजयपाल को। अजयपाल के बाद आते हैं उनके पुत्र थे मूलराज द्वितीय, वो आते हैं, वो 1176 में गद्दी पर बैठते हैं, 1178 2 सालों तक रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद में आप देखते हैं तो ये सोलंकी वंश था जो कि मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से ये हो गया। आगे आता है आपका 8वां है जो है मालवा का परमार वंश। ठीक है, मालवा का जो परमार वंश है, यानी कि परमार डायनेस्टी ऑफ मालवा, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे हम। तो मालवा का जो परमार वंश है इसके बारे में अगर बताएं आपको, तो ये जैसे मालवा आप सभी को पता होगा, राजनीतिक इतिहास भी इसका है, और कहीं ना कहीं पे आप देखेंगे इसके बारे में चर्चा करते रहेंगे हम परमार वंश के बारे में। ठीक है, इसमें शुरुआती में हर्ष और सी एक द्वितीय आता है। फिर उत्पल राज या वाकपति मुंज हुए, सबसे महत्वपूर्ण है। सिंधु राज हो गया, भोज परमार हो गए। सिंधु राज का पुत्र है, परमार वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है भोज परमार। ठीक है, और ज़बरदस्त तरीके से इसके 8 अभिलेख हैं, 1011 ईस्वी से लेकर के 1046 ईस्वी तक मिले हुए हैं। और उसके बाद में आता है मतलब ये बस भोज के बाद में आप देखते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है लगभग परमार वंश। इसके बाद में दूसरा अगला 9वां वंश, मतलब कि 9वां चैप्टर है आपका हिंदू शाही राजवंश। हिंदू शाही राजवंश के बारे में पढ़ना है हमको, हिंदू शाही डायनेस्टी के बारे में, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ओके, परेशान मत होइएगा उसके लिए। तो हिंदू शाही राजवंशों में आपको पता होगा कल्लर आता है, और कश्मीर के कवि कल्हड़ की राज तरंगड़ी जो है, इस वंश के विषय में जानकारी मिलती है। कल्हड़ ने कल्लर को लालित, मतलब कि लालिल्य कहा है, और राज्य के दर्दों के क्षेत्र यानी कश्मीर के में किशन गंगा घाटी और तुरुक्षु के क्षेत्र यानी काबुल घाटी के बीच वैसे ही दबा हुआ बताया जैसे कि सिंह और दूसरी ओर बाराह के बीच में दबा हुआ था ये कल्लर। तो कल्लर है, भीमदेव है, जयपाल है। ठीक है, और उसके बाद में सुबुक्तगीन का आक्रमण वगैरह होता है, महमूद गजनबी का आक्रमण होता है, महमूद का आनंद पाल पर आक्रमण, महमूद का त्रिलोचन पाल पर आक्रमण, ये सब आक्रमण होते हैं, भीमपाल होता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं हिंदू शाही राजवंश। उसके बाद में अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे चंदेल राजवंश यानी चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी आपकी जो आती है उसके बारे में अगर बात की जाए तो चंदेल वंश के इतिहास को जानने के तमाम सारे अभिलेख और साहित्यिक ग्रंथ हैं। अभिलेखों में आपको पता होगा खजुराहो का है, अन्योन्योरा का है, ठीक है, मऊ प्रस्तर अभिलेख है, छतरपुर का अभिलेख है, तो ये सब अभिलेख हैं। ओके, और चंदेल वंश में आपको पता होगा जैसे जो है नंदुक हो गया, वाकपति हो गया, और इसके अलावा जय शक्ति, विजय शक्ति, उसके बाद फिर राहिला आता है। तो ये सब हो गए। चंदेल वंश के प्रमुख शासकों में हर्षवर्धन, यशोवर्मन, ये सब आते हैं। ठीक है, यशोवर्मन तो और इसके उसके बाद में धंगदेव आता है। धंगदेव के बाद में अगर खास करके बात की है तो गंडदेव है, ठीक है, विद्याधर है। तो ये सब आते हैं चंदेल सत्ता में। आप देखते हैं उसके बाद में विजयपाल हो गया, और इसके अलावा देव बर्मन हो गया, कीर्ति बर्मन हो गया। तो ये सब आते हैं धीरे धीरे पर करके, उतना ज़्यादा महत्व नहीं रह जाता इनसे। इसके अलावा परमर्दी देव बर्मन है। तो ये सब उतने ज़्यादा चंदेल में मतलब कि उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं अदा कर पाते हैं। इसके बाद में अगला चैप्टर हमको पढ़ना है। अगला चैप्टर 11वां कौन सा है? शाकंभरी का चहमान वंश। ठीक है, यानी कि चहमांस डायनेस्टी ऑफ शाकंभरी। तो शाकंभरी का जो चहमान वंश है इसके बारे में जानना है। इसके इतिहास के बारे में शुरुआत में जानेंगे। इसमें बहुत सारे राज जैसे सिंह राज हो गया, विग्रह राज हो गया, दुर्लभ राज द्वितीय, गोविंद राज द्वितीय, दुर्लभ राज तृतीय, विग्रह राज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम, अजय राज हो गया, अरड़ो राज है, ठीक है, विग्रह राज चतुर्थ, इन सभी के बारे में जानना है। पृथ्वीराज तृतीय के बारे में जानना है इसी में। और उसके अंदर तराइन का जो युद्ध वगैरह होता है 1191 ईस्वी में, मोहम्मद गौरी और चहमान सीमा के एक प्रकार से तबर हिंद भटिंडा पर अधिकार कर लेता है।
तराइन का युद्ध होता है 1191 मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में, यानी पृथ्वीराज तृतीय जिसको कब बोला जाता है उसके बीच में। ठीक, फिर एक साल के बाद में फिर 1192 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान लड़ते हैं। ठीक, द्वितीय युद्ध होता तराइन का, उसमें आप देखते हैं मोहम्मद गौरी विजयी रहा। पहले में तो पृथ्वीराज चौहान ने उसको एक प्रकार से छोड़ दिया था, निहत्था हो गया, तो उसने मतलब पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि मैं तुम पर वार नहीं करूँगा, निहत्थों पर वार नहीं करता, छोड़ दिया था। बाद में पृथ्वीराज की पराजय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार चीज़ें होती है और धीरे धीरे करके आप देखते हैं ये भी आगे अंतिम एक प्रकार से हिंदू शासक में नाम आता है उनका। इसके अलावा अगले हैं आपका, अगला चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा। अगला चैप्टर कौन सा भाई? अगला चैप्टर है आपका जो है गहड़वाल वंश, यानी गहड़वाल वंश यानी गहड़वाल डायनेस्टी। इसके बारे में जो है बहुत सारे इनमें भी नाम आता है। गोविंद चंद्र गहड़वाड़ जो है ये गहड़वाल वंश का सर्वाधिक योग्य और शक्तिशाली शासक था। इनकी माता जी का नाम राल्हा देवी था। और इसके बाद में आते हैं विजय चंद्र। ठीक है, उसके बाद में फिर जयचंद्र आता है। जयचंद्र को तो आप सभी को पता होगा, विजय चंद्र का पुत्र था ये जयचंद्र। और 1170 ईस्वी से लेकर के 1194 ईस्वी तक शासन किया। और तराइन के द्वितीय युद्ध में आप देखते पृथ्वीराज तृतीय को पराजित करने के बाद चंदावर के युद्ध में 1194 में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को परास्त किया। जयचंद को कमी नहीं, आंख में तीर लग जाने से जयचंद की मृत्यु हो जाती है युद्ध भूमि में। और ये जयचंद क्या किया था, एक प्रकार से आप सभी को पता होगी, जयचंद कहते नहीं जयचंदों की कमी नहीं, जयचंद एक प्रकार से चापलूस टाइप का था। ठीक, ये चीज़ें। उसके बाद में हरिश्चंद्र आता है, तो इन सभी के बारे में जानेंगे। तो ये सब किससे थे? गढ़वाल वंश के शासक थे। इसके बाद में अगला जो आता है आपका कलचुरी यानी चेदी वंश। ठीक है, कलचुरी या चेदी डायनेस्टी, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक, तो इसमें आपको कलचुरी राजवंश के बारे में, कोक्कल प्रथम के बारे में, ठीक है, शंकरगढ़ के बारे में, युवराज प्रथम के बारे में, लक्ष्मण राज के बारे में थोड़ा थोड़ा जानना है। कर्ण या लक्ष्मी कर्ण के बारे में, गंगे विक्रमादित्य के बारे में, ठीक है, इन सभी के बारे में जानना। तो ये होगा कलचुरी वंश। इसके बाद में अगला आता है राजपूत कालीन कला और संस्कृति जानना है हमको। ठीक है, चूँकि आपको पढ़ना पड़ेगा। तो राजपूत कालीन जो कला रही है, संस्कृति रही, यानी कि राजपूत आर्ट एंड मतलब कल्चर जो रहा है, उस आर्ट और कल्चर के बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से। और उसके बाद में जो आपका लास्ट चैप्टर बचेगा 15वां चैप्टर, वो कौन सा है? उसमें हमको क्या पढ़ना है? मुस्लिम आक्रमण के समय भारत की जो राजनीतिक दशा थी उसके बारे में, और मुस्लिम विजय के कारण से, और मुस्लिम विजय का कारण क्या क्या रहा, क्यों आखिरकार मुस्लिम सत्ता स्थापित हो सकी, या उन लोगों ने भारत के शासकों को हराया और विजय प्राप्त करी, उसके क्या कारण थे, और उनका क्या क्या प्रभाव भारतीय जनता पर या भारतीय एक प्रकार से स्थिति पर पड़ा। इन सभी चीज़ों को जानने का प्रयास हम लोग करेंगे। ओके, तो इस प्रकार से आपका ये सिलेबस था जो कि मैंने बता दिया। चैप्टर वाइज वीडियो जल्द ही आपकी प्रोवाइड शुरू हो जाएंगी इसकी। बाकी हर एक सब्जेक्ट के लगभग 2-2 चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। और जियोग्राफी का तो तीसरा चैप्टर भी हो चुका है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। कल जो है इसकी क्लास हुई थी, आपने विस्तार से देखा होगा इसको। बहुत ज़बरदस्त लेक्चर है। आप मतलब 10 नंबर आपका पक्का इस चैप्टर से आपका आएगा, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत अच्छे तरीके से इसमें पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझाया गया है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। धन्यवाद। गुड नाइट, आई लव यू। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।